हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोर्स आशा। पी ब्लॉक एलिमेंट्स हम कर रहे थे हेलोजन फैमिली लेक्चर 2। आज पी ब्लॉक एलिमेंट्स हम कर रहे थे हेलोजन फैमिली। आज है लेक्चर 2। लास्ट लेक्चर के एंड में हम पहुंच गए थे फ्लोरीन पर। डिस्कशन हमने किया था फ्लोरीन का, तो फ्लोरीन हम कर चुके थे। आज जो डिस्कशन है वो क्लोरीन पर है। क्लोरीन एक बढ़िया सुंदर अच्छी गैस होती है, डायटोमिक है, Cl2 उसका मोलिकुलर फार्मूला, कुछ खास नहीं है, सबको ये बातें पता हैं। ग्रीनिश येलो गैस होती है, लास्ट लेक्चर में हम कर चुके थे इस बात को। सबसे पहले क्लोरीन की प्रिपरेशन, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते हैं, समय बहुत कम है। सबसे पहले क्लोरीन की प्रिपरेशन आसानी से बन जाती है, मुश्किल नहीं है इसको बनाना। ऐसे केमिकल्स आसानी से हमारे पास मौजूद हैं जिससे बनाया जा सकता है। सबसे बेसिक अच्छा प्यारा एग्जाम्पल इसका है कि हम कॉन्सेंट्रेटेड HCl लें, और ये बहुत ईजिली अवेलेबल केमिकल है। इसको ऑक्सीडाइज कराने की कोशिश करें एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, MnO2 से, और ये MnO2 की प्रेजेंस में हम इसको ऑक्सीडाइज करें और थोड़ा सा हीट कर दें। हीट करने पर क्या बनेगा? क्लोरीन गैस निकल जाएगी और MnCl2 बन जाएगा। MnCl2 बनने के बाद H2O वाटर निकल जाएगा। ये जो बन के आई ये क्लोरीन गैस है। सिंपल है, कुछ टफ नहीं है, बहुत आसान है। ध्यान रखें, हीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रोसेस, आप NaCl लीजिए, कॉमन सॉल्ट NaCl सोडियम सॉल्ट लीजिए। इसमें आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का इस्तेमाल करिए, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ आपको MnO2 लेना पड़ेगा। इसके बिना आप NaCl से क्लोरीन गैस नहीं निकलवा सकते। ठीक, MnO2 क्या काम कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। दिमाग में इस बात को रखना है। यहां से क्लोरीन गैस निकलेगी, MnCl2 बनेगा और Na2SO4 बन जाएगा। NaHSO4 भी बोल सकते हैं अगर टेम्परेचर थोड़ा कम रखें तो, Na2SO4 या NaHSO4 व्हाटएवर। हाँ, एक बात और कि अगर NaCl में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ही लिया और MnO2 नहीं लिया तो H2SO4 भी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो अकेले क्यों नहीं कर पाएगा? तो उसका कारण देखें। एक एसिड से दूसरे एसिड बनाने का जो प्रोसीजर है वो रिएक्शन कुछ यहाँ पे याद आएगी। हमने सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया और इसको थोड़ा बहुत गर्म करने की कोशिश की, ऑल्दो इतना ज़्यादा गर्म करने की स्ट्रांगली ज़रूरत नहीं होती, पर फिर भी अगर आपने ऐसा ले लिया NaCl के साथ तो बनता है हमारे पास HCl और NaHSO4। ये हम लोगों ने तब रिएक्शंस पढ़ रखी हैं जब हमने ये सीखा था कि एक एसिड से दूसरा एसिड कैसे बनाते हैं, ये NaHSO4। और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस रखा हुआ है। अगर इसको ग्रेटर देन 200 डिग्री सेल्सियस कर देंगे तो यही जो प्रोडक्ट हमारे पास NaHSO4 बन के आ रहा है ये Na2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर यहाँ पे HCl बन रहा है। मुख्य मुद्दे की बात यह है कि Cl2 नहीं बन रहा। ठीक, तो यहाँ पर कलर चेंज करें, कलर चेंज करके लिखें ऑलवेज रिमेंबर। तो ये गलती आप बिल्कुल ना करें कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से आप उसको ऑक्सीडाइज करा के किसी तरह से क्लोरीन गैस बना लेंगे, नहीं बनती है। तीसरा प्रोसेस, आपके पास HCl है। HCl एक अच्छा सोर्स है क्लोरीन बनाने का। KMnO4 ले लीजिए। KMnO4 क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, 10th क्लास से सीख के बैठे हम लोग। इससे क्लोरीन गैस निकलेगी और MnCl2 बनेगा, KCl बनेगा और वाटर बनेगा। कोई बड़ा चमत्कार नहीं है, बस इतनी बेसिक बात है कि क्लोरीन गैस निकल रही है। स्टैंडर्ड रिएक्शन है, इसमें बहुत ज़्यादा हीट करने की जरूरत नहीं होती। KMnO4 अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। HCl की रिएक्शन फिर से MnO2 से करा दीजिए। अब की बार H2SO4 नहीं लिया है, सिर्फ ये लिया है। MnO2 ना लें तो PbO2 ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। दोनों के दोनों HCl के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करने वाले हैं। PbO2 थोड़ा धोखेबाज आदमी है, पर HCl के साथ वो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ही भूमिका में रहता है। यहाँ पर क्या बनने वाला है? क्लोरीन गैस निकल जाएगी। थोड़ा बहुत गर्म करने की इस रिएक्शन में जरूरत पड़ती है, गर्म कर दीजिए, क्लोरीन गैस निकलेगी। प्लस अगर MnO2 लिया है तो MnCl2 बनेगा
और अगर आपने PbO2 लिया है तो PbCl2 बनेगा और साथ में वाटर निकल जाएगा। ये तरीके हैं 4 प्रोसेस क्लोरीन को बनाने के। इसके बाद मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है, तो देखें मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है। आइए, पहला मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं डीकन्स प्रोसेस, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। डीकन्स प्रोसेस, आप डीकन्स प्रोसेस में HCl लीजिए, ऑक्सीजन लीजिए, कॉपर क्लोराइड, और इसको 723 केल्विन, 723 केल्विन काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर है, इतने टेम्परेचर पे ले जाइए तो यहाँ से ये ऑक्सीडाइज होके क्लोरीन और वाटर बन के निकलता है। ठीक, ये क्यूप्रिक क्लोराइड है, इसको कैटलिस्ट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, तो कलर चेंज फिर से CuCl2 से एक एरो निकाला जाए और लिखा जाए यूज्ड एज कैटलिस्ट। वैसे तो एरो के ऊपर लिखने से ही पता चल जाता है कि वो कैटलिस्ट है, बट स्टिल बताना जरूरी है। एक और तरीका मैन्युफैक्चर करने का, इलेक्ट्रोलिसिस। किसकी? ब्राइन सॉल्यूशन की। ये क्या होता है बताते हैं, पहले हेडिंग लिख लें, बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। ये ब्राइन सॉल्यूशन क्या है, तो सबसे पहले तो ब्राइन सॉल्यूशन के बारे में जानकारी ले लें। कुछ खास नहीं है, टाटा नमक, देश का नमक, NaCl, NaCl का कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ब्राइन सॉल्यूशन कहलाता है। कॉमन सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ब्राइन सॉल्यूशन कहलाता है। इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करनी है। अब वो डब्बे बनाने की जरूरत नहीं है, जैसे 10th स्टैंडर्ड में बनाते थे, एक बढ़िया सेल बनाते थे, इलेक्ट्रोड बनाते थे, बैटरी लगाते थे, दिखाने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात यह है कि आप एनोड पर जाइए और एनोड पर रिएक्शंस लिखने की कोशिश करिए। एनोड पर कौन जाएगा? जो नेगेटिव चार्ज होगा, मान लो क्लोराइड आयन भैया नेगेटिव, तो 2 क्लोराइड आयन जाएंगे और दोनों के दोनों Cl2 बन के निकालेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे। बेसिकली एक Cl ने एक Cl निकाला, दूसरे Cl माइनस ने एक और इलेक्ट्रॉन निकाला, तो 2 Cl बनेंगे, आपस में कंबाइन होकर Cl2 बन जाएंगे। फिर यही रिएक्शन अगर कैथोड पे देखी जाए तो कैथोड पे क्या होने वाला है? कैथोड पे कौन जाएगा? ध्यान रखें कि कैथोड पर हम लोग Hg का यानी मरकरी का कैथोड लेते हैं। ठीक, इफ Hg लिक्विड इस कैथोड, अगर कैथोड की जगह ये ले रखा है तो फिर अपना सोडियम जो है वो वहां जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा और सोडियम बन के निकल जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है ना, कोई परेशानी नहीं होगी, ये बन जाएगा। अब जो सोडियम है, ये सोडियम क्या करने वाला है? सोडियम अपने मरकरी लिक्विड से रिएक्ट करेगा और NaHg, ये क्या है? सोडियम अमलगम बोलते हैं इसको, सोडियम अमलगम बनाएगा। ठीक, इस सोडियम अमलगम से क्या किया जा सकता है? सोडियम अमलगम में अगर आप पानी मिला दें तो फिर क्या बनेगा? कुछ नहीं, NaOH, क्योंकि ये इतना स्टेबल नहीं है। ठीक, और फिर यहां से क्या निकलेगी? H2, और फिर क्या क्या बनेगा? Hg लिक्विड अपने मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो ये बन रहा है ये रीयूज कर लिया जाएगा, रीयूज्ड, दोबारा से यूज कर लिया जाएगा। ठीक है, तो असल में ये जो बात की कैथोड की रिएक्शन लिखी, सब बेकार की बातें हैं। हमें काम तो सिर्फ एनोड की रिएक्शन से था, क्योंकि वही मुझे मेरा क्लोरीन मिल रहा है और हम बना तो सही मायनों में क्लोरीन रहे हैं। पर रियलिटी ये है कि ये जो पूरी रिएक्शन बताई गई है आपको, इस पूरी रिएक्शन के अंदर जो क्लोरीन बन रहा है ये सही मायनों में बाई प्रोडक्ट है। रियल प्रोडक्ट तो ये है जो यहाँ बन रहा है। ठीक है ना, जो कैथोड का प्रोडक्ट है रियल प्रोडक्ट है, तो एनोड पर बाई प्रोडक्ट के तौर पे हमें क्लोरीन मिल रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो हमें चाहिए था, अमलगम बना लिया, उसको दोबारा से मरकरी को अलग निकाल लिया, उसको रीयूज कर लिया, वगैरह वगैरह वगैरह। तो जो कुछ कैथोड पे हो रहा है, रियल रिएक्शन वही है, रियल प्रोडक्ट्स वही हैं, वही डिजायर्ड प्रोडक्ट्स हैं,
जो एनोड पर मिल रहा है वो बाई प्रोडक्ट होता है, पर इस केस में बाई प्रोडक्ट भी ऐसी गैस है जिसकी हमें ज़रूरत है, तो इसलिए ये प्रोसेस बहुत अच्छा हो जाता है कि बाई प्रोडक्ट भी यूज़फुल है। ठीक, तो कई बार पूछा जाता है कि कोई ऐसी रिएक्शन बताओ जहां बाई प्रोडक्ट के तौर पे क्लोरीन मिलता है, तो वो ये रिएक्शन है। और जो भी ये बकवासबाजी लिखी गई है, इस पूरे के पूरे हिस्से को हम लोग कास्टनर केल्नर सेल बोला करते हैं। ठीक है, क्या 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 बोला करते हैं? कास्टनर केल्नर सेल, ध्यान रखें इसको। अच्छा, एक बात कि आपने जबरदस्ती मरकरी का इस्तेमाल क्यों कर लिया? अभी तक तो हम ग्रेफाइट इस्तेमाल किया करते थे, ये वो इस्तेमाल किया करते थे। ध्यान रखें कि अगर Hg की जगह आप कुछ और इस्तेमाल करते हैं तो आपके साथ धोखा हो जाएगा। इफ Hg इज नॉट यूज्ड एज कैथोड, then Na plus will not go reduction, will not go under reduction लिखना चाहिए, will not go reduction, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, will not go under reduction, उसका रिडक्शन नहीं होगा, only H2O will get electrolyzed, पानी का ही इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा और आपको NaCl का Na+ का इलेक्ट्रोलिसिस नहीं मिलेगा। ध्यान रखें। अब कोई बच्चा ये कहेगा हम तो क्लोरीन निकाले थे, सही मायनों में इस प्रोसेस में क्लोरीन नहीं निकाला जाता है, ये अलग प्रोसेस है, कैथोड की रिएक्शन ही रियल है। क्लोरीन जो मिल रहा है वो बाई प्रोडक्ट के तौर पे मिल रहा है, उसका हम फायदा उठा रहे हैं, पर फायदा उठाने का मतलब ये नहीं कि कैथोड की रिएक्शंस को भूल जाएंगे, इसलिए हम मरकरी का कैथोड ले रहे हैं। मरकरी की जगह पे किसी का भी कैथोड लोगे तो पानी के प्रेजेंस में सोडियम का कभी भी रिडक्शन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से आपको एंड में सोडियम वाले प्रोडक्ट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, इसलिए Hg ही लिया जाएगा, मरकरी ही इस्तेमाल में लिया जाएगा। अच्छा, ये तो प्रोसेस हो गया इसको बनाने के, ठीक, मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस हो गए। अब आते हैं अपनी क्लोरीन की प्रॉपर्टीज पर। आइए भाई प्रॉपर्टीज कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन, प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन के बारे में देखो। पहली बात, जो क्लोरीन है वो गैस है रूम टेम्परेचर पे, और कैसी गैस है? ग्रीनिश येलो गैस है। दूसरी बात कि ये एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कितना पावरफुल? फ्लोरीन से ज़्यादा नहीं, पर फिर भी बहुत है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तीसरी प्रॉपर्टी, इसकी स्मेल कैसी है? पंजेंट स्मेल है। ये पंजेंट क्या होता है? सूंघोगे खांसी आएगी, नाक में चुभेगी। चौथी प्रॉपर्टी, रिएक्शंस। अब रिएक्शंस कैसी हैं वो करके देखते हैं। देखो भाई, मान लो आपने एल्यूमिनियम लिया और से क्लोरीन की रिएक्शन कराई, तो क्या बनता है? AlCl3, सॉल्ट्स हैं, सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने मान लो आयरन लिया, क्लोरीन की रिएक्शन कराई, आप FeCl3 बना रहे हैं। अच्छा, FeCl3 क्यों बना रहे हैं? FeCl2 क्यों नहीं बना रहे हैं? कल भी बताया था, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो जो कैटायंस हैं उनको अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो जितना भी आपने FeCl2 बना रखा है, अगर क्लोरीन मौजूद है तो वो उसको और ऑक्सीडाइज करेगी, उसको अपने मैक्सिमम मोर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंचाने की कोशिश करेगी। मान लो आपने लेड लिया और क्लोरीन लिया, अब क्लोरीन लेने के बाद आप PbCl2 भी दिमाग में आता है और PbCl4 भी आता है, पर अगर मन में ये आ जाए कि Cl भाई साहब थोड़ा सा ठीक ठाक मात्रा में ले रखा है, मतलब सफिशिएंट अमाउंट में है, तो अगर ऐसा है तो PbCl4 ही बनने वाला है, क्योंकि बची PbCl जो क्लोरीन है वो PbCl2 को PbCl4 में ऑक्सीडाइज कर देगी, जरूर याद रखें। अगली जो रिएक्शन है फॉस्फोरस की, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्लोरीन से रिएक्शन क्या बन गया? PbCl3 एंड PCl3 एंड PCl5। इन दोनों में भी वही तमाशा है कि PCl3 बनेगा, अच्छी बात है, पर PCl5 बन जाएगा अगर अपने क्लोरीन ठीक ठाक ले रखी है। तो बस क्लोरीन की मात्रा बढ़ा दीजिए और तमाशा देखते जाइए। सल्फर की रिएक्शन आप ले लीजिए क्लोरीन से, तो बैलेंसिंग का तो खैर कोई बहुत बड़ा लोचा नहीं है। S2Cl2 4 टाइम्स, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? सल्फर मोनोक्लोराइड बोला जाता है इसको।
कलर चेंज, सल्फर, मोनो क्लोराइड, ये कोई चीज बनी। अच्छा, अब देखिए क्या कहानी है। अब मान लो कि आपने H2S गैस ली, एसिडिक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लोरीन ली तो यहां से क्या होगा, सल्फर और HCl, सल्फर को ऑक्सीडाइज करेगा, सीधी सी बात है। मान लो आपने अमोनिया ली, अमोनिया से रिएक्शन क्लोरीन की कराई, तो क्या होगा। दिमाग में एक बात रखें कि दो बातें हो सकती हैं इस रिएक्शन के अंदर। आप दो चीजें कर सकते हैं, या तो अमोनिया को एक्सेस में ले लें या तो क्लोरीन को एक्सेस में ले लें। तो इफ सपोज आपने अमोनिया को एक्सेस में ले रखा है, और दूसरी रिएक्शन ऐसी हो सकती है कि आपने अमोनिया लिया और क्लोरीन लिया, और इस रिएक्शन के अंदर आपने क्लोरीन को एक्सेस में ले रखा है। जब आप ये तमाशे करेंगे तो ऐसा करने पर आपके पास कुछ बढ़िया रिएक्शंस होंगे। देखें क्या, जब आपने अमोनिया को एक्सेस में लिया तो आपकी N2 गैस निकल जाएगी और NH4Cl बन जाएगा। बैलेंसिंग आप करते रहिए। मान लीजिए बैलेंसिंग भी करनी तो इधर 8 लगा दीजिए, इधर 3 लगा दीजिए, N2 निकला तो यहाँ बचा 6। ठीक, इसके अलावा जब आप ये काम करेंगे तो ये एक्सेस में होने से NCl3 बनेगा और HCl बनेगा। ठीक, बैलेंसिंग कर लीजिएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं। क्लोरीन के एक्सेस में होने पर NCl3 बनता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो NCl3 है, नाइट्रोजन के कंपाउंड या तो खाद बनाने के काम आते हैं, बॉम्ब बनाने के काम आते हैं। ठीक है ना, तो ये जो NCl3 बना है ये बहुत शानदार एक्सप्लोजिव होता है, ये एक्सप्लोजिव की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा भाई, एक्सप्लोजिव की तरह इस्तेमाल किया जाता है? हाँ बिल्कुल किया जाता है। आइए देखिए, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है रिएक्शन। अगली रिएक्शन देखो, FeSO4 प्लस क्लोरीन, क्या रिएक्शन होने वाली है? बच्चों वाली रिएक्शन है, Fe2SO4 का होल थ्राइस, और यहां क्या बनेगा, Cl-। आपको FeSO4 को एक्वस में लेना पड़ेगा ताकि वो आयनिक स्टेट में आ जाए, आयंस में टूट जाए और उसके बाद ये रिएक्शन हो पाए। क्लोरीन ने किया क्या, बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया। अच्छा, अब मान लो आपके पास SO3 माइनस माइनस, मतलब डबल माइनस, मतलब SO3 2-, ये आपके पास है। इस पे आप क्लोरीन गैस को पास करा दीजिए। ये D2 नहीं लिखा हुआ है, क्लोरीन लिखा हुआ है, इसको आप पास करा दीजिए तो क्या बनेगा, क्या बनेगा भाई सोचो। ये SO4 बन जाएगा माइनस माइनस, और क्लोरीन बन जाएगा यहां माइनस। ध्यान रखें। अच्छा, और अगर मान लो आपने सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन करा दी क्लोरीन से, तो ध्यान रखें बिना पानी डाले कुछ नहीं होता, पानी आपको डालना पड़ेगा। ऐसा डालने पर गौर से सुनना क्या होगा, यहां से बनने वाला है H2SO4 और बनने वाली है HCl। बहुत बहुत क्लासिक रिएक्शन है, बहुत क्लासिक रिएक्शन है। ये लेक्चर सीरीज खत्म होने के बाद, जैसे ये लेक्चर खत्म होंगे पी ब्लॉक के, हेलोजन के और नोबेल गैसेस के या नाइट्रोजन ऑक्सीजन फैमिलीज के जैसे खत्म होंगे, वैसे ही उसके बाद प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उनकी सीरीज एक आ जाएगी, तो ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर लेंगे। ठीक है ना, ये क्लोरीन की बातें हो गई। अच्छा, अब क्लोरीन की अगली बात करें। क्लोरीन की अगली बात, तो जो सेकंड पार्ट है क्लोरीन में, उसकी अगली प्रॉपर्टी वही है डिसप्रोपोर्शनेशन इन बेसिक मीडियम। तो लिख लेते हैं सबसे पहले, तो थोड़ा कठिन शब्द है, डिसप्रोपोर्शनेशन इन बेसिक मीडियम। ठीक है, क्या होने वाला है इसमें, देखो डिसप्रोपोर्शनेशन का क्या मतलब है समझो। X2, X2 का मतलब, फिलहाल तो क्लोरीन की बातें ही कर रहे हैं, पर देखते हैं, हेलोजन ले सकते हैं क्योंकि ज़्यादातर इतना ब्रोमीन आयोडीन पे तब डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे, लगभग लगभग इन सब की ज़्यादातर प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं, इसलिए एक्स करके लिखे दे रहे हैं। NaOH की रिएक्शन आप करा दीजिए। आप CaOH का होल ट्वाइस भी ले सकते हैं, पर जो भी आप लेंगे वो एक्वस स्टेट में लेंगे। ठीक, जब आप ऐसे लेंगे तो क्या करना है वो सुने। आपके पास बनेगा X-, फिर बनेगा XO-, और फिर बनेगा ये H2O। ये क्या बात हुई, X- का मतलब आपके पास X- हेलोजन माइनस निकलेगा, नेगेटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन लेकर किसी का छीन कर, और फिर XO- निकलेगा ऑक्साइड बना के। ठीक है ना, और ऑक्साइड बनाएगा तो मतलब ये +1 में है और यहाँ पर ये -1 में है,
ये बहुत बड़ी बात है। और ऑक्सीजन के सामने अगर हेलोजन तुम्हारा +1 में आ गया तो इसका मतलब तुरंत तुम्हें ये बात पता है कि ये जो हेलोजन है या तो क्लोरीन होगी, या तो ब्रोमीन होगी, या तो आयोडीन होगी, पर फ्लोरीन नहीं हो सकती, क्योंकि फ्लोरीन होगी तो फ्लोरीन तो -1 में रहेगा, ऑक्सीजन +1 में चला जाएगा। अच्छा, गौर से देखो, डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब होता है एक ही चीज का रिडक्शन भी हो जाए और ऑक्सीडेशन भी हो जाए। एक ही चीज का नहीं, एक ही मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो जाए और सिमिलर मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो जाए। अच्छा, बहुत बढ़िया। दूसरी बात कि ये जो आप एल्कली ले रहे हैं, ये एल्कली पहली बात तो डाइल्यूट होना चाहिए, पानी मिला हुआ होना चाहिए, तभी तो ये सब बनेगा। दूसरी बात कि कोल्ड होना चाहिए, हॉट नहीं होना चाहिए। एल्कलीज हॉट स्टेट में अलग अलग तरह से रिएक्शन देते हैं, कोल्ड स्टेट में अलग तरह से रिएक्शन देते हैं। तो मान लो आपने X2 लिया और कॉन्सेंट्रेटेड NaOH लिया, मैंने ऊपर डाइल्यूट लिया था। अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड लेते हैं तो इन कंट्रास्ट क्या होने वाला है वो बता रहा हूं कि आपके पास X- बनेगा प्लस XO3 बनेगा और XO3- बनेगा। अगर ये XO3- है तो गौर से देखो, यहाँ तो ये -1 स्टेट में है और यहाँ +5 स्टेट में है। ध्यान रखें कि जब हम डाइल्यूट एंड कोल्ड से करा रहे थे तो +1 और -1 में जा रहा था, और यहाँ पर -1 और +5 में जा रहा है। और फिर वही बात है कि X तो हमारा क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ही है, क्योंकि फ्लोरीन तो हो नहीं सकता। अगर ऐसा है तो फिर क्या है, इसी को आगे देखिए, इसी पे आप H+ लगा दीजिए। ये H+ क्या है, इसको बोलते हैं कॉम प्रोपोर्शनेशन। कॉम प्रोपोर्शनेशन, ठीक, कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको। अच्छा, ये H+ लगाने के बाद क्या हो जाएगा, जब आप इस पे H+ लगाएंगे तो ये क्लोरीन उसको मतलब जो हेलोजन है अपना, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा प्रोटॉन को, उसके बाद ये X बनेगा, ऐसा एक और प्रोटॉन देगा, तो दोनों मिलके X2 बना के निकल लेंगे। ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी अब X वैक्स छोड़ करके एक एग्जाम्पल के तौर पर रिएक्शन कर लेते हैं, तो एग्जाम्पल में बेहतर समझ आता है। मान लो आपने क्लोरीन ले रखा है, इस क्लोरीन के साथ आपने NaOH ले रखा है, और आपकी इच्छा है कि NaOH को आप कॉन्सेंट्रेटेड लीजिए। सर ऊपर वाली रिएक्शन तो आसान थी, कॉन्सेंट्रेटेड लीजिए अलग बात है, पर एक्वस तो लेना ही पड़ेगा, तभी तो NaOH टूटेगा, वरना टूटेगा ही नहीं। ऐसे में आपके पास जो रिएक्शन है वो NaCl आती है, पहली बात। दूसरा, NaClO3 आएगी, जो मैंने बताया अभी, ClO3, ठीक है ना, NaClO3, और फिर वाटर निकल जाएगा। वाटर निकाल दीजिए, कोई परेशानी नहीं। अब इधर आ जाइए, इसमें आप प्रोटॉन डालिए। प्रोटॉन क्यों डालिए, क्योंकि आपकी इस H2O को देखो यार, कंफ्यूज ना हो ना, थोड़ा इसके साथ का H2O है ये, ठीक है ना, वो अलग H2O है। आपने यहाँ पे H+ डाला, प्रोटॉन, प्रोटॉन कहाँ से आएंगे भाई, किसी एसिड से आएंगे। मान लो आपने HCl डाल दिया, इससे प्रोटॉन आ रहे हैं, यहाँ से क्या होने वाला है, प्रोटॉन के साथ Cl2 गैस निकल जाएगी और NaCl बन जाएगा। अच्छा, NaCl बन रहा है, NaCl से NaCl बन रहा है, नहीं भैया, ये जो ये ले रखा है ना तुमने NaClO3, इसके साथ थोड़ा तमाशा कराया जा रहा है। NaCl बन गया और Cl2 निकलती जा रही है, कोई परेशानी नहीं। आओ, एक इंपॉर्टेंट बात, क्या कि मान लो आपके पास XO- है। अच्छा, इसमें आप OH डाल रहे हैं, मतलब बेस की रिएक्शन करा रहे हैं, तो क्या बनने वाला है, माइनस, और XO3-, ये -1 में है और ये +5 में। अभी भी ऊपर देखा था हम लोगों ने, ये +5 में, ठीक है। ऐसा कहना चाहिए कि ये जो कहानी है इजीली डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाती है, दिक्कत नहीं है इसको डिस्प्रोपोर्शनेशन में। ठीक, अब देखें अगली रिएक्शन। हाँ, अब ठीक है। अब ये आपका XO3- है, इसमें आप बेस डाल दीजिए। जब आप इसमें बेस डालेंगे तो क्या होगा, X-, XO4-, ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ, और क्या हुआ, ये तो +7 में चला गया। हाँ, +7 में चला गया, क्या दिक्कत है। एक बात समझें, जो ऊपर वाली रिएक्शन थी वो
थोड़ी तेजी से हो रही थी, आसानी से रिएक्शन हो रही थी, इजीली डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा था। पर ये वाली जो पर्टिकुलर रिएक्शन है, ये रिएक्शन काइनेटिकली स्लो है। ठीक, ध्यान रखें, आप पेपर जब उठा के देखेंगे प्रीवियस ईयर के, तो जो क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन की तरह नहीं बता रहा हूं, टॉपिक वाइज बताता जा रहा हूं, पर इन्हीं में से आपको सारे आंसर्स मिलते जाएंगे। यहीं से क्वेश्चन उठ उठ के आए हैं सीधे सीधे। दिस रिएक्शन इज काइनेटिकली स्लो। ठीक, एंड ऑल्सो द यील्ड इज लो। ठीक, यील्ड भी कम होती है। और जो दोनों रिएक्शन लिखी गई हैं अभी आपके सामने, दोनों रिएक्शन अपने आप में है तो डिस्प्रोपोर्शनेशन ही। ठीक, तो ऐसे लिखना चाहिए कि डिस्प्रोपोर्शनेशन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अच्छा भाई, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो गई। अब क्लोरीन की कुछ और प्रॉपर्टीज, क्या क्या? स्लेक्ट लाइम के साथ रिएक्शन करा दीजिए। स्लेक्ट लाइम क्या होता है भाई? स्लेकिंग तो क्विक लाइम क्या होता है? CaO, उसमें पानी डालते हैं तो क्या बन जाता है? स्लेक्ट लाइम। अब उसको सुखा लीजिए, सुखा लेंगे तो स्लेक्ट लाइम कैसा हो जाएगा? ड्राई। तो जो रिएक्शन है वो सही मायनों में रिएक्शन विद ड्राई स्लेक्ड लाइम, ये रिएक्शन अपने को करनी है। ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस प्लस क्लोरीन। अब क्लोरीन की रिएक्शन है तो उसी से करनी पड़ेगी। क्या बनेगा सुनना, CaOCl2 ये प्लस CaCl2 प्लस H2O। बैलेंसिंग कर लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। ये जो CaOCl2 बना है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है। ये इंपॉर्टेंट मटेरियल क्यों है? इसी को हम लोग ब्लीचिंग पाउडर बोला करते हैं। ठीक, ये ब्लीचिंग पाउडर कहलाता है। अच्छा, ब्लीचिंग पाउडर कहलाता है CaOCl2, बहुत बढ़िया। अब CaOCl2 की भी चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको खोल खाल लेते हैं। जब आप कॉन्सेंट्रेटेड लेते हैं CaOCl2 तो गौर से देखो बनता क्या है, ये Ca+2 आयन और OCl माइनस। O पे भी माइनस, ठीक है, अलग बात है, पर क्लोरीन पे तो एक ही माइनस रहने वाला है। जो ब्लीचिंग एक्शन है ब्लीचिंग पाउडर का, जो भी ब्लीचिंग एक्शन है ब्लीचिंग पाउडर का, जो भी उसके पास ये प्रॉपर्टी है, वो सारी इसकी वजह से है। ब्लीचिंग एक्शन एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये काम करता है। तो ये जो OCl माइनस है, ये सारा का सारा वही काम कर रहा है, ध्यान रखें। अब दिमाग में आता है कि ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन पड़ता है, सबको पता है ये बात। तो क्लोरीन के पास ब्लीचिंग की प्रॉपर्टी कहां से आती है? कहां से आती है ब्लीचिंग की प्रॉपर्टी? क्लोरीन में से क्या खास है? तो दिमाग में रखें कि जो OCl माइनस है इज द रीजन ऑफ ब्लीचिंग एबिलिटी ऑफ क्लोरीन। ठीक, इंपॉर्टेंट बात है, दिमाग में रखें इस बात को कि इसकी वजह से उसके पास ब्लीचिंग प्रॉपर्टी है। अच्छा, अब कोई बच्चा ये पूछे कि सर ब्लीचिंग पाउडर का क्या कॉम्पोजिशन होता है, बताइए बताइए बताइए। तो कई बार पूछा भी गया है एग्जाम्स में। आपको अगर कॉम्पोजिशन लिखनी है तो लिख लीजिए, कॉम्पोजिशन टिप लीजिए, याद भी कर लीजिए, कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो देखिए क्या होगी, CaOCl2 डॉट CaCl2 डॉट CaOH का होल ट्वाइस डॉट 2H2O, ये आपकी ब्लीचिंग पाउडर का कॉम्पोजिशन है। याद कर लीजिए, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इसके बाद आता है। क्विक रिवीजन है, पूरा पढ़ा रहा हूं, स्पीड थोड़ी तेज है, जरूरत पड़े स्लो करके देख लो, जरूरत पड़े तेज करके देख लो। टाइम वेस्ट किए बिना एज सुन एज पॉसिबल सिलेबस को कवर करना है, पढ़ोगे तो बहुत फायदे में जाओगे। ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन बना क्या भैया? ये ब्लीचिंग एक्शन कैसे बनेगा? आओ देखो, सबसे पहले तो क्लोरीन को पानी में घोल दो भैया, क्योंकि पानी में तो कपड़े धोगे।
तो क्या बनेगा ये 2HCl। अच्छा, और 2HCl के बाद क्या बना? अरे ये तो नेसेंट ऑक्सीजन निकल गई। हाँ, नेसेंट ऑक्सीजन निकल गई, तो जरा लिख दें नेसेंट ऑक्सीजन निकली है। तो नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन है, अच्छी बात है। जरा नेसेंट ऑक्सीजन को यहीं रखें, फिर बातें करें। नेसेंट ऑक्सीजन कलर्ड सब्सटेंस के पास जाएगी, यानी डाई के पास जाएगी, और उस सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करेगी, और ऑक्सीडाइज करके कलरलेस बना देगी। अच्छा, इसका मतलब क्लोरीन वो आदमी नहीं है जो कि कलरलेस बना रहा है, नेसेंट ऑक्सीजन कलरलेस बना रही है। हाँ बिल्कुल, नेसेंट ऑक्सीजन बना रही है, पर वो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड कौन कर रहा है? वो तो वाटर को रिएक्ट करके क्लोरीन ही नेसेंट ऑक्सीजन निकाल रहा है। बहुत बढ़िया। तो देखो कि क्लोरीन ने वाटर को ऑक्सीडाइज कर दिया। क्लोरीन भी बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसीलिए कर पा रहा है। ठीक, अब इसके बारे में कुछ खास बचा नहीं है। अब इसकी यूजेस पढ़ लेते हैं। यूजेस ऑफ क्लोरीन। आओ भाई, यूजेस ऑफ क्लोरीन। सबसे पहली बात तो मेटलर्जी में इस्तेमाल होता है। मेटलर्जी ऑफ गोल्ड एंड प्लेटिनम, क्योंकि जो क्लोरीन का फ्री रेडिकल है ये आसानी से रिएक्ट करता है गोल्ड और प्लेटिनम से। गोल्ड और प्लेटिनम आसानी से किसी से रिएक्ट नहीं करते, पर ये फ्री रेडिकल जो है इनसे रिएक्ट करके अपने सॉल्ट बनाता है, जो कि उसके बाद एक्वा में डिसॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, दूसरा, फॉर स्टेरिलाइजिंग वाटर। तीसरा, फॉर ब्लीचिंग। फैब्रिक मतलब कपड़ों को ब्लीच करने के। दूसरा, जो हम पेपर्स इस्तेमाल करते हैं, मैंने पिछले लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि पेपर्स को भी जो डाई करते हैं, सॉरी ब्लीच करते हैं, वो क्लोरीन से ही करते हैं। पेपर हमारा बहुत साफ सुथरे रंग का नहीं होता है, वो बहुत गंदा सा होता है। उस गंदे से पेपर में जितना क्लोरीन से हम उसको ब्लीच करेंगे उतना ही वो अच्छा साफ सुथरा व्हाइट पेपर निकल के आएगा। ठीक, वो इसी से किया जाता है। फ्रेयॉन्स बनाने के काम आता है, मेकिंग फ्रेयॉन्स। ये फ्रेयॉन क्या होते हैं? अरे क्लोरोफ्लोरोकार्बन सुनिए कभी, CF2Cl2, यही फ्रेयॉन होती हैं। इसके अलावा CaCl3, ये क्या होता है? क्लोरोफॉर्म, किडनैपिंग के काम आता है। नहीं, अच्छा केमिकल है, काफ़ी काम आता है। CCl4, उसके अलावा DDT बनाने के काम आता है। इन पे भी डिस्कशन करेंगे, ये सब क्या होते हैं। आज का लेक्चर अब रैपअप करना है, यूजेस पढ़ के बाकी कंपाउंड्स पे डिटेल चर्चा अगले लेक्चर्स में करेंगे। अच्छा, पॉइजनस गैस, ध्यान रखना, पॉइजनस गैसेस सच एज फॉस्जीन, इसके अलावा COCl2, इसके अलावा CCl4, सॉरी CCl3 CCl4 बनाओगे तो सारी की सारी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो जाएंगी। CCl3NO2, ठीक, CCl3NO2, ये क्या होती है? ये बहुत खास बात है, एग्जाम में डायरेक्ट नाम से पूछी जा सकती है। इसको बोलते हैं टीयर गैस, और टीयर गैस क्लोरीन से बनाई जाती है। ये सारी बातें क्लोरीन की हमें याद रखनी है। यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट यूजेस पूछे जाते हैं। सबसे पहला यूज क्या है? सबसे पहला यूज मेटलर्जी में काम आता है, AU और PT की, क्योंकि ये आसानी से रिएक्ट नहीं करते किसी से। दूसरा, और क्लोरीन आसानी से कर लेता है। और वाटर को साफ करने के लिए हमारे घरों में जो पानी आता है वो स्टेरिलाइज होके आता है, उसमें क्लोरीन मिली होती है। कई बार हमें जब क्लोरीन ज़्यादा मिल जाती है तो पानी का टेस्ट बदला बदला सा भी महसूस होता है। ये सबकी डेली लाइफ ऑब्जर्वेशंस हैं, हम सबको पता है। ब्लीच करने के काम आता है, कपड़ों में दाग लग जाते हैं, कलर लग जाता है, इंक लग जाती है, उसको उड़ाने के लिए ब्लीच जो बनती है उसमें क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। पेपर जो हमारे गंदे होते हैं इसको भी ब्लीच करने के लिए, वाइट करने के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये रेफ्रिजरेटर की तरह इस्तेमाल होते हैं हमारे घरों में। जो हमारे घर के अंदर फ्रिज चल रही है, इसके अंदर जो गैस भरी हुई है वो यही है, उनको फ्रेयॉन बोलते हैं या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं। उसके अलावा हम लोग क्लोरोफॉर्म बनाते हैं, CCl4 एक अच्छा सॉल्वेंट है, DDT बनाते हैं, फॉस्जीन गैस बनाते हैं, COCl2 बनाते हैं, और टीयर गैस बनाते हैं। और भी बहुत सारे इस्तेमाल हैं, पर ये वो हैं जो NCERT में मेंशन्ड हैं और ये पेपर में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। इनको पढ़िए, देखिए, यहाँ से क्लोरीन के बातें जो है ख़त्म हो जाती हैं।
अगले लेक्चर में हम ब्रोमीन और आयोडीन कवर करेंगे और उसके बाद इनके कुछ कंपाउंड्स कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में। कीप रिवाइजिंग।